हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा AKTU स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आपके ओवर हो चुके हैं। तो अब हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो थर्ड सेम में जो CSIT और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलता है डेटा स्ट्रक्चर। मतलब आप ये मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आप ओवरऑल पूरी बीटेक में अगर आप कहेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की सारी क्लासेस डिटेल में मैं आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगी और उसमें आपको सारे के सारे जो जितने भी यूनिट्स हैं, 5 यूनिट AKTU के करिकुलम में होती हैं, तो 5 यूनिट के आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे और सारे टोटल AKTU के लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो सारे उसमें अवेलेबल होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इन डेप्थ कंप्लीट सब्जेक्ट में आपका यूनिट वाइज टॉपिक बाय टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक है, और आपको साथ साथ वन शॉट लेक्चर्स जो होंगे जिसमें एक लेक्चर में पूरी टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन आप कर सकते हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंट्रोडक्शन लेते हैं सब्जेक्ट का, कि क्या है सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑल अबाउट और आपको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन जो है बेटा, उसमें उड़ान बैच 2.0 के नाम से कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 इन दोनों के लिए एक कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सारे 11 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको मिल जाएगा। उसमें मैथ्स 4 भी आपका इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये आप इसमें आप एनरोल करके अपनी टाइमली पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ बच्चे अगर सिर्फ थर्ड सेम के लिए भी कोर्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो थर्ड सेम में आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनके लिए थर्ड सेम का भी सेपरेटली कोर्स अवेलेबल है, उसमें भी आप एनरोल करके टाइमली अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर का प्री रिक्विजिट है सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है AKTU का जो सिलेबस है उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर की जो इम्प्लीमेंटेशन आएगी या जो भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो सारी सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होगी। पहली बात तो जिन बच्चों ने मुझसे PPS पढ़ा है, मैंने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ाया था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो जिन बच्चों ने PPS मुझसे पढ़ा है उनकी PPS की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, है ना। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए हम डेटा स्ट्रक्चर पे चलेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली PPS के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में जो भी कोड हम लिखेंगे, जितनी भी चीज़ें हम समझेंगे, उसमें सी प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग को ये सब्जेक्ट आगे बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये कि ये एक सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, फिर सेकंड ईयर में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, फिर थर्ड ईयर में मैं ही आपको डा पढ़ाऊंगी। तो ये एक सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटेड कंटेंट या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ चलते हैं, है ना। तो जहां से आपने PPS पढ़ा है ना, अगर उसी फैकल्टी से अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक फ्लो ऑफ सब्जेक्ट है, वो बहुत ईजी हो जाता है समझना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि क्या है। एक तो अपने दिमाग में बिठाना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बच्चे सिर्फ, कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है। आप पढ़िए, जैसे भी आपको एग्जाम में पढ़ना है पढ़िए, लेकिन प्लेसमेंट के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, साथ साथ एग्जाम के साथ साथ, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ आपको अल्टीमेटली प्लेसमेंट भी चाहिए ना भाई। बिना जॉब के खाली बीटेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको प्लेसमेंट्स भी चाहिए। या कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करनी है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छी करनी है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ मस्ट, है ना। डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप अच्छी प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए दैट वे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये, तो सिंसेरिटी से शुरू से ही कोशिश करिए कि जैसे थर्ड सेम आपका शुरू हो, आप सब्जेक्ट को लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करें। जल्दी में सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ें, उससे बीटेक में आपको डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कच्ची रह जाएगी, है ना। और वो फिर आगे आपको वो बात नहीं आएगी, आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। ठीक है बेटा, तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत रिलीजियसली पढ़ेंगे, पहली बात तो ये मेरा सजेशन है। बाकी जैसे आप लोग खुद अपने लिए अच्छा बुरा आप लोग खुद सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, ये बेसिक फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग की है, और ये इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर ये किसी का सब्जेक्ट अच्छा है ना, तो उसको थ्रू आउट बीटेक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक, चलिए अब यूनिट वाइज इसका डिस्कशन करते हैं। तो AKTU में 5 यूनिट होती हैं। तो पहली जो यूनिट है वो सब्जेक्ट का बेसिक
जो है इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजीज क्या है उसके बारे में है। तो इंट्रोडक्शन में मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, किस बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो सी में हमने 2 तरह के डेटा टाइप पढ़े थे, उनमें से जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पर भी आपके सिलेबस में, हालांकि बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट में आपको ये रिवाइज करना होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल्गोरिथम पे क्या था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लाइन बाय लाइन जो एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो उस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने एल्गोरिथम डिजाइन किए हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो सिर्फ एल्गोरिथम बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंट एल्गोरिथम बनाना है। क्योंकि एक प्रोग्राम अगर आपने 100 लाइंस का प्रोग्राम बना दिया, वो चल रहा है, काफ़ी देर में चलेगा, जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी उतना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, और वही काम अगर आप 50 लाइन में कर देंगे तो नेचुरली एफिशिएंट प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि हम एल्गोरिथम डेवलपमेंट के साथ एफिशिएंट एल्गोरिथम बना पाएँ, उसके लिए हमें कैसे काम करना है। एल्गोरिथम की अच्छा है, अच्छा नहीं है, कम अच्छा है, किस बेस पे कंपेयर करोगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कंपेयर करोगे कि वो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना, मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, सीपीयू को कितने टाइम की रिक्वायरमेंट लगेगी उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में अगर आप उसे कोड करते हैं। तो ये सारे डिस्कशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए स्पेशली। ठीक है, फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती है मैथमेटिकल कुछ नोटेशंस होती हैं जो कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मैथमेटिकली किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए हमें रिप्रेजेंट करनी होती हैं। उसमें 3 तरह की हैं, बिग ओ, बिग थीटा और बिग ओमेगा। ये 3 बेसिकली ये 3 तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है ना, और अगर स्पेस को कम करने की कोशिश करो तो टाइम बढ़ जाता। मतलब एक तरीके से ये है कि अगर आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो स्पेस कम हो जाए, स्पेस मतलब टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे तो स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और स्पेस को कम करने की कोशिश करेंगे तो टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो उनके बीच में आपको कैसे बैलेंस बनाना है वो इसके बारे में बताता है। फिर एडीटी है ना, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट हैं जो किसी भी एल्गोरिथम के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद एरे आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, उसी एरे की जो इंट्रोडक्टरी चीजें हैं वो हल्की से रिपीट करेंगे और फिर उसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। डेफिनेशन क्या होती है एरे के, बेसिक ऑपरेशन जो आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रखे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। फिर सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो मेजर और कॉलम मेजर में एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एरे में अगर आपको रैंडमली किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स कैलकुलेट करना है, एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर स्पार्स मैट्रिसेस और वो कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, ये एक टॉपिक है, ये यहाँ पर कवर अप होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट 1 जो है वो काफी कुछ पहले से भी रिलेटेड है और काफी कुछ नया भी है जो आप इसमें पढ़ेंगे, और थोड़ी सी बड़ी यूनिट है ना, यूनिट 1 लेंथी है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट, जो कि प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार और इजी कॉन्सेप्ट है जो आप एक बार में पहली बार में समझ सकते हैं, और बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसकी प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो एक ये कहते हैं ना कि बच्चों को पहले से डर होता है कि लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी ना, आपको पहली बार में सारी लिंक लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से इन डेप्थ समझ में आएगी, तो आगे तक का आपका प्लेसमेंट के हिसाब का जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो एक प्रॉपर बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट की एरे इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, कितनी तरह की लिंक लिस्ट होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, है ना, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं लिंक लिस्ट में, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन भी हम अगर करते हैं तो लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल्स का, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स का। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, इसमें से थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं सबको डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने लिंक लिस्ट का सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि क्या होती है, अब यहाँ हमें कंप्लीट लिंक लिस्ट पढ़नी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेगा उसको डेटा स्ट्रक्चर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक बार में सुन के आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप रिलीजियसली शुरू से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, फिर आगे आपका स्टैक। स्टैक क्या होता है,
क्या है, स्टैक भी एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक एडीटी क्या होता है, स्टैक के क्या डिफरेंट ऑपरेशन हैं, उस पर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। स्टैक की भी एरे और लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है जो हम पढ़ेंगे। क्या एप्लीकेशंस हैं स्टैक की, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे इवैल्यूएट करते हैं। आइट्रेशन रिकर्शन का हल्का सा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ रखा है, उसको और डिटेल में यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। और जो टेल रिकर्शन होता है वो क्या होता है ना, रिमूवल ऑफ रिकर्शन कैसे कर सकते हैं। अगर कोई आपने रिकर्शन से प्रोग्राम बना रखा है तो आप उसको सिंपल लूप से कैसे बनाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग आइट्रेशन एंड रिकर्शन विद एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च, फिबोनाची नंबर्स पढ़ भी रखे हैं पहले से, यहाँ पर एक बार और देखेंगे। और टावर ऑफ हनोई यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। आइट्रेशन और रिकर्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं, वो इस यूनिट में हम लोग कवर अप करेंगे। फिर क्यूज एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एरे हुआ, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, ट्री हुआ, ग्राफ हुआ। ये डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में हम अलग अलग यूनिट में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम स्टैक और क्यू के बारे में पढ़ते हैं। क्यू भी वही, कैसे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं क्यूज के ऊपर, उसको एरे और लिंक लिस्ट का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितनी तरह की क्यूज होती हैं और इनके ऊपर बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रोग्राम्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जब पीपीएस कुछ बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, कुछ बच्चों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, है ना, वो ब्रांच वाइज डिफरेंशिएट हो जाता है कॉलेज बाय कॉलेज। तो आप, अगर आपके पास जो थोड़ी बहुत छुट्टियां मिले आपको, उसमें आप थोड़ा सा पीपीएस अपना कोशिश करें कि रिविजन कर लें, है ना। पीपीएस की बेसिक, जिन बच्चों ने मुझसे पीपीएस पढ़ा है वो मेरी वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, या आप कहीं से भी जिसने पढ़ा है वो पीपीएस का थोड़ा सा रिवीजन कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेसिक चीजें होती हैं ना, वो अगर आप पढ़ के यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं पीपीएस की परेशानी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं सारे कंसेप्ट आपको फिर से बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। तो अगर किसी बच्चे का पीपीएस कमजोर भी है तो भी उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टिल जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वो अगर थोड़ा और अच्छे से उसे रिवाइज करके आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी यूनिट 2। यूनिट 3 में सर्चिंग सॉर्टिंग आती है, ये हमने पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर में। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होती है पढ़ रखी है। सॉर्टिंग में इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, 3 तरह की सॉर्टिंग पढ़ रखी है। यहाँ पर और भी आ जाएंगी, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। ये कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स एडिशनल यहाँ पर आती हैं, है ना। और सर्चिंग में आपका बेसिक जो कंसेप्ट ऑफ सर्चिंग है, जिसमें लीनियर सर्च, जिसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च एक नई टाइप की सर्च है, बाइनरी सर्च भी आपने देख रखी है ना, उसको रिकर्शन से भी यहाँ पर देखेंगे। फिर हैशिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी सर्चिंग का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी यूनिट 3, कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है और इसमें सिर्फ सर्चिंग सॉर्टिंग को हम कवर अप करते हैं। फिर आ जाती है यूनिट 4। यूनिट 4 में ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, थ्योरी बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ ट्री क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्री होते हैं। बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट होता है डिफरेंट तरीके से। बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या है, कैसे उन्हें ट्रैवर्स करते हैं। डिफरेंट तरह की ट्रैवर्सल टेक्निक्स होती हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सब इनके बारे में हम बात करेंगे। ट्री के अंदर क्या क्या ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग आप कर सकते हैं। फिर बी ट्रीज हम पढ़ते हैं, है ना, एवीएल ट्रीज पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूनिट है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। और ये यूनिट ऐसी है कि इसमें थ्योरी बहुत कम है और क्वेश्चन बेस्ड है, तो क्वेश्चन आपको बहुत मजा आएगा समझ में आने में। और यहाँ कंपैरेटिवली जो प्रोग्रामिंग है वो नेग्लिजिबल है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग की बात हम करते हैं वो फर्स्ट 3 यूनिट्स में ज्यादा प्रोग्रामिंग है, उसके बाद यूनिट 4 और 5 में नेग्लिजिबल प्रोग्रामिंग है जो आपकी एकेटीयू में पूछी जाती है, बहुत कम प्रोग्रामिंग है, ना के बराबर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, डीएफएस बीएफएस क्या होते हैं, स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप 3rd ईयर में डा में भी पढ़ते हैं। जब 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में आप लोग आएंगे तो डा में भी आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जो बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छे से करके जाएगा ना, वहां पर कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने ये स्पैनिंग ट्री पढ़ा तो प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम आप डा में भी पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, वॉर्शल्स एल्गोरिथम, डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, ये भी आप डा में पढ़ेंगे। इसी तरह जो ये यूनिट 4 है इसमें बी ट्रीज हैं वो भी आप डा में पढ़ेंगे,
है ना। यहाँ पर सर्चिंग सॉर्टिंग में ये सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है ये भी आप डा में पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर से उठ के डा में भी जाते हैं। तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ रखे ना, तो ये समझ लीजिए कि डा में भी, मतलब ये मान लीजिए कि 20% आप वही टॉपिक आपको डा में पढ़ने हैं। 15 to 20% डा का सिलेबस आपको ईजी लगेगा अगर डेटा स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ रखी है ना। तो बेटा इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिन बच्चों ने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ ली, अब पढ़ने के बाद उसको हल्का सा ब्रश अप करो, फिर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, खूब अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी। अगर बच्चों को पीपीएस में भी प्रॉब्लम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर आराम से समझ में आएगा। बस आपको एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स एक बार अपने बना के देखने हैं, याद करने की टेंडेंसी नहीं रखनी है, समझने की, कंसेप्चुअली समझने की टेंडेंसी रखनी है। बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो और फिर से एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, तो उड़ान बैच 2.0 के नाम से कोर्स गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है पूरे सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड सेम और फोर्थ सेम दोनों के लिए अवेलेबल है। सारे 11 सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको वहां मिलेगा, उसमें मैथ्स 4 भी इंक्लूडेड होगा। टाइमली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें ताकि जितने भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इनको आप टाइम दे के पढ़ें, है ना। जल्दी जल्दी ना पढ़ें, टाइम दे के पढ़ें, जिससे नॉलेज के लिए ये सब चीजें आपको समझ में आए, और ये नॉलेज के लिए पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे जाके आप कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही खाली थर्ड सेम के लिए भी उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल है, उसमें ये वाला कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें थर्ड सेम के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।